लायबिलिटी बाजू बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब देखो एसेट बाजू, पेटी कैश। पेटी कैश को मराठी हिंदी में एक सुंदर नाम है, लघु रोकड़। अभी आप ये मत बोलना पेटी है ना, पेटी के अंदर कैश रखना। पेटी कैश है लघु रोकड़। क्या होता है देखो, एक 3 शब्दों को मैं एक साथ समझा देता हूं। 3 शब्दों को मैं एक साथ समझा देता हूं। वो 3 शब्द ऐसे है कि पेटी कैश, कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक। एट ए टाइम मैं तीनों शब्दों का अर्थ आपको समझा देता हूं। तो देखो पेटी कैश यानी क्या, तो मैं आपको 3 शब्द एक साथ समझा देता हूं और ये तीनों आइटम एसेट बाजू पर ही आती है। देखो आपके डैडी सर्विस करते होंगे या बिजनेस करते होंगे या मम्मी बिजनेस करती होगी या सर्विस, तो बैंक में उनका अकाउंट होगा। आपके डैडी के या मम्मी के अगर बैंक में पैसे जमा हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक म्हणजे बैंक में पैसा जमा होना। उसके बाद क्या है बोलो, कैश इन हैंड। अब मान लो डैडी ने बैंक में से पैसा निकाल के लाया या मम्मी ने निकाल के लाया 2-3 हजार, और वो मम्मी के पास, डैडी ने निकाल के लाया मम्मी के पास दे दिया। मम्मी ने वो पैसा अपने कपबोर्ड में अलमारी में रखा, उसको लॉक लगाया आपके डर से। उनको मालूम है कभी कभी आप हाथ घुमा देते हो तो डैडी का पैसा बैंक में जमा होना क्या बोलते, कैश एट बैंक। वो पैसा बैंक से निकाल के लाया, थोड़ा बहुत, मान लो 1 लाख रुपए जमा है, 5,000 रुपये निकाल के लाए, मम्मी को दे दिए। ये डैडी ने अपने अलमारी में रखे। क्या हो गया वो, कैश इन हैंड। इन हैंड का मतलब वो 2 मिनट में आप पैसा मांगो मिल जाएगा, आपके पास कैश तैयार है, उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। और आपकी मम्मी, अक्सर ऐसा होता है, मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है, आपकी मम्मी किचन रूम में एखादे डब्बे में चिल्लर पैसे रखती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, चिल्लर पैसा रखते हैं ऊपर ऊपर खर्चा करने के लिए। कभी इसको 2 रुपए देना है तो अलमारी नहीं खोलती, वो किचन रूम में का डब्बा खोलती है, डब्बे में से आपको पैसे देती है, 2, 4, 5, 10 रुपए लगे तो। ज़्यादा लगे तो अलमारी से निकालेंगे, उससे ज़्यादा लगे तो बैंक से निकालेंगे। तो किचन रूम के डब्बे में तुम्हारे मम्मी ने जो चिल्लर पैसे जमा के रखे हैं, 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट, वो चिल्लर काम के लिए जमा के रखे, उसको बोलते पेटी कैश। चिल्लर एक्सपेंडिचर करने के लिए जो पैसा ऊपर ऊपर रखा उसको बोलते हैं पेटी कैश, यानी छोटी सी रकम। पेटी का मतलब है यहाँ छोटी सी। तो बोलो पेटी कैश, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तीनों कहाँ लिखेंगे हम, एसेट बाजू पर। कैश एट बैंक यानी बहुत सारा पैसा बैंक में हमारा जमा है, कैश इन हैंड यानी हमारे अलमारी में पैसा जमा है, पेटी कैश यानी चिल्लर काम के लिए, एक तो किचन रूम के डब्बे में पैसा जमा है या आपके डैडी मम्मी के पर्स में या डैडी के जेब में पैसे जमा है,
उसको बोलेंगे हम पेटी कैश। उसके बाद आएगा, देखो क्या लिखा है, पेटी कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड को और एक नाम है कैश इन शॉप, दुकान में रहता है इसलिए कैश इन शॉप। आगे क्या है, कैटल्स, एनिमल्स। अगर आपके यहाँ कोई जानवर होगा, गाय होगी, भैंस होगी या बैल होगी, खेती करते होंगे तो वो उसको बोलते हैं एनिमल्स, कैटल्स, या उसका और एक नाम है लाइव स्टॉक। कैटल्स, एनिमल्स, उसके बाजू में लिख लो लाइव स्टॉक, LIVESTOCK, यानी जानवरों का अच्छा भाषा में नाम है। लाइव का मतलब जिसमें जान है, स्टॉक का मतलब है बैलेंस। बिल्डिंग आपको मालूम है, इक्विपमेंट है क्या, देखो इक्विपमेंट एक शब्द है, लूज टूल्स एक शब्द है, और इसमें मशीनरी शब्द प्रिंट नहीं हुआ। मशीन, लूज टूल्स और इक्विपमेंट तीनों का अर्थ मैं बता देता हूँ। वो बैलेंस शीट में मशीनरी शब्द प्रिंट नहीं हुआ, मशीन है मालूम है। देखो और मैं और आप दोनों पार्टनरशिप चलाते हैं, मैं और आप दोनों पार्टनरशिप चलाते हैं, और हमारा एक कारखाना यानी फैक्ट्री है, हमारा एक कारखाना यानी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को अपन ने जमीन लिया, प्लॉट लिया, प्लॉट पर बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर मशीनरी लगाई, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। तो देखो कारखाने के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है उसको बोलते हैं मशीन, और कारखाने के अंदर जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं उसको बोलेंगे इक्विपमेंट। और फिटिंग करने के लिए जैसे जब लाते हैं ना अपन, तो अलग अलग पुर्जे आते हैं, पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स, उसको जोड़ने के लिए या वापस खोलने के लिए अपन पाने बोलते हैं, आप पाने, पिंचिस पाने, इसका उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं लूज टूल्स। बड़े बड़े मशीन को मशीनरी, उसके बाद छोटे छोटे मशीनरी को इक्विपमेंट, और उसको खोलने जोड़ने के लिए जो पाने लगते हैं उसको बोलते हैं लूज टूल्स। तो देखो मशीन को कभी कभी प्लांट भी बोलते हैं, PLANT, प्लांट। बहुत बड़ी मशीन रही तो उसको प्लांट, जैसा कोराडी का प्लांट यानी बहुत बड़ा एक आधा कारखाना और बहुत बड़ी एक आधी मशीन। प्लांट शब्द के अंदर मशीन भी आती और उसकी बिल्डिंग भी आती है। अब मैं तुमको एक उदाहरण देकर मशीन, इक्विपमेंट और लूज टूल्स का समझा देता हूँ। अगर आपके यहाँ बहुत बड़ा कूलर होगा, बहुत बड़ा कूलर रहता है 6 फुट का, बहुत बड़ा कूलर है, उसमें बहुत बड़ा फैन लगा होगा, मान लो उसको फैन को बोलते हैं अपन मशीन। समझने के लिए फैन को क्या बोला, मशीन। और फिर वो कूलर में ऊपर पानी फेंकने के लिए एक छोटा सा पंप रहता है, वाटर पंप रहता है, छोटा सा रहता है, उसको बोलेंगे हम इक्विपमेंट। और कूलर अगर बिगड़ गया तो उसको खोलने के लिए पानी का इस्तेमाल करते, उसको क्या बोलेंगे हम, लूज टूल्स। लूज यानी छुट्टे, टूल्स यानी उपकरण, लूज
लूज म्हणजे छुट्टे सुटे, ज्याला म्हणतो आपण सुटे, तो मशीनरी खोलने बंद करने के लिए जिसका उपयोग होता है वो उसको लूज टूल्स बोलते हैं। तो इक्विपमेंट हो गया, लूज टूल्स हो गया। अब फर्नीचर और फिक्सचर। फर्नीचर आपको मालूम है, दुकान में टेबल कुर्सी होती है, वो फर्नीचर। और कभी आप किराने की दुकान में गए होगे, जाते ही होगे, तो किराने की दुकान में देखो ऐसे दीवार के ऊपर, जैसे मेरे दीवार पर मैंने ब्लैक बोर्ड लगाया, वैसे किराने के दुकान में दीवार के ऊपर सामान रखने के लिए प्लाईवुड के छोटे छोटे कप्पे बनाते हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े कप्पे बनाते हैं, उसमें सामान रखते हैं। एक जगह रखते साबुन, दूसरे जगह रखते हैं नहाने की साबुन, तीसरे जगह रखते हैं कपड़े धोने का सर्फ पाउडर। ऐसे यानी किराने के दुकान में या कपड़े के दुकान में दीवार के ऊपर जो फर्नीचर का फिटिंग किया जाता है उसके दो नाम है, फिक्सचर, FIX, फिक्स है, वो फिक्स कर दिया जिसको दीवार को, या उसका और एक नाम है फिटिंग इन शॉप, फिक्सर बोलते या फिटिंग इन शॉप बोलते। उसके बाद गुडविल, ये मैंने आपको जब 11th क्लास की कंसेप्ट पढ़ाई, जिसकी नोट्स मैंने आपको दी थी, शब्दों के अर्थ पढ़ाए, टर्मिनोलॉजी पढ़ाई, तब मैंने गुडविल आपको डिटेल में समझाया। उस वक्त कुछ बच्चे अगर नहीं होंगे तो उनके लिए मैं शॉर्टकट में गुडविल का अर्थ बता दूंगा। गुडविल का मतलब है रेपुटेशन। हल्दीराम भुजिया वाले का माल, वस्तुएं बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए अपन महंगे लेते हैं। यानी दूसरे दुकान में पेड़े अगर 300 रुपये किलो हो गए तो इसके रहते हैं 400 रुपये किलो हल्दीराम जी के। ये जो 100 रुपये अपन ज़्यादा के दे रहे हैं, अपने को मालूम है कि दूसरे दुकान में गए तो 300 रुपये में 1 किलो पेड़ा मिलता। ये मालूम होने के बाद भी हल्दीराम जी की दुकान में जाकर हम 400 रुपये का 1 किलो पेड़ा लेते हैं। ये जो ज़्यादा का पैसा देते हैं ना अपन 100 रुपये, ये उस दुकानदार की गुडविल है, उस दुकानदार का रेपुटेशन है। क्यों? जब हम 100 रुपये ज़्यादा के दे रहे हैं, उस 100 रुपये के पीछे अपने को विश्वास है उस दुकानदार का कि इनके दुकान से मिला हुआ माल बहुत अच्छा रहेगा, यानी किसी भी हालत में बेकार निकलेगा ही नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, खाने में मज़ा आएगा। ये जो 100 रुपये का बीच में का पार्ट है वो गुडविल है, उनके ब्रांड का नाम है। हल्दीराम के नाम से आज माल बिकता है। बाटा की चप्पलें बाटा के नाम से बिकते हैं, तो गोदरेज के लॉक गोदरेज के नाम से बिकते हैं, लॉक यानी कुलू। तो ध्यान में रखना, गुडविल का मतलब है उस व्यापारी का मार्केट में का रेपुटेशन, उसके ज़्यादा की कीमत देते हैं अपन लोग। पेटेंट्स क्या है? देखो, पेटेंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ, यह आपको समझना जरूरी है। क्या है? देखो, मैं 2 मिनट के लिए मान लो कि मैं एक रिसर्चर हूँ, रिसर्चर यानी संशोधक। मेरा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने में लगता है। तो मैंने एक ऐसी मेडिसिन, दवा का निर्माण किया, दवा का, कि वो दवा
मान लो कोरोना पर चलती है, तो ऐसी एक दवा का मैंने निर्माण किया कि वो जिससे कैंसर दुरुस्त होता है। तो ये ऐसी दवा है जो मार्केट में अभी तक नहीं है। तो ये दवा अगर मैंने मार्केट में लाया तो बाकी लोग मेरे दवाई म्हणजे मेडिसिन डुप्लीकेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो रिसर्च किया कैंसर की दवा ढूंढने के लिए, मैंने जो रिसर्च किया कैंसर की दवा ढूंढने के लिए, वो मेडिसिन का डिज़ाइन म्हणजे कंटेंट, उसमें कौन सी मेडिसिन कितनी मिलीग्राम है, कितना परसेंटेज है, इसका डिज़ाइन मैं गवर्नमेंट के पास पहले रजिस्टर्ड करता हूँ। वो रजिस्टर करने के लिए मुझे कुछ पैसा वहाँ पर जमा करना पड़ता है। यानी एक बार देखो, मैंने कैंसर पर एक ऐसी मेडिसिन ढूंढ के निकाला कि जो मेडिसिन अभी तक मार्केट में नहीं है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ये बहुत ज़्यादा बिकेगी। तो पहले मैं वो डिज़ाइन, लोगों ने डुप्लीकेट नहीं मारना चाहिए, इसलिए वो डिज़ाइन मैं गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करता हूँ। उसके लिए मुझे पैसा भरना पड़ता है थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ से मेरे को एक नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं पेटेंट नंबर, उसको बोलते हैं पेटेंट नंबर। फिर एक बार वो नंबर मुझे मिल गया कि फिर मैं मेरी कैंसर की दवा का प्रोडक्शन कारखाने में चालू करूँगा और वो मार्केट में बेचूंगा। अब मेरे दवा की डुप्लीकेट कोई नहीं मार सकता, और किसी ने डुप्लीकेट बनाया तो मैं उसके ऊपर पुलिस में कंप्लेंट करके एक्शन ले सकता हूँ, या गवर्नमेंट लेगी। मतलब क्या हुआ, पेटेंट को मराठी में बोलते एकस्व अधिकार, यानी वो दवा निर्माण करने का अधिकार केवल मेरे पास है, और उसकी डुप्लीकेट लोग मार नहीं सकते। मारने का प्रयास किया तो मैं वो नंबर को लेके गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट करूंगा, तो गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर डुप्लीकेट मारने वाले पर एक्शन लेगी। तो उसको बोलते हैं पेटेंट। देखो, आपके घर में आप मेडिसिन खरीद के लाते होंगे, तो जो स्टैंडर्ड कंपनी की मेडिसिन है उसके डब्बे पर स्टैंडर्ड कंपनी की होंगी तो उसके डब्बे पर पेटेंट नंबर लिखा रहता है। इसलिए एक प्रकार का प्रोडक्शन दूसरे लोग निर्माण नहीं कर सकते। देखो, मार्केट में कई कंपनी के फैन हैं, क्रॉम्पटन के, फिलिप्स के, खेतान के, उषा कंपनी है, जेजानी कंपनी, कई कंपनी के फैन हैं, पर वो फैन की डिज़ाइन एक समान आपको नहीं दिखेगी। वो ठीक है, उसमें प्लेट तीन ही है, वो सब ठीक है, पर डिज़ाइन उसकी कभी मैच नहीं होगी, क्योंकि हर किसी ने इसका पेटेंट लेके रखा है, और इसलिए इसकी डिज़ाइन कोई दूसरा डुप्लीकेट नहीं कर सकता। पेटेंट का अर्थ मैंने आपको बता दिया। नंबर रहता है, गवर्नमेंट से मिलता है, वो मिलाने के लिए कुछ पैसे अपने को भरना पड़ता है। उसके बाद क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेड यानी क्या, बोलो, ट्रेड यानी क्या, व्यापार। ट्रेड यानी व्यापार। मार्क यानी क्या, चिन्ह। ट्रेडमार्क यानी क्या, व्यापारी चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा व्यापार को पहचाना जाता है उसको
ट्रेडमार्क बोलते हैं। बहुत बहुत है ऐसे। देखो, आप टीवी मत देखा करो, पर देखते होंगे या पिक्चर देखते होंगे तो बिल्कुल शुरू में वो जो पिक्चर का निर्माता होता है उसका कोई विशिष्ट, कभी सरस्वती का फोटो आता, कभी दूसरे एक आधे भगवान का फोटो आता, कभी ऐसा हाथ जोड़ के खड़े रहते। हर पिक्चर या सीरियल के शुरू में वो पिक्चर या वो सीरियल जिस कंपनी की है उसका चिन्ह आपको बिल्कुल शुरू में आता। जैसा कौन बनेगा करोड़पति, इसका एक विशिष्ट चिन्ह है। वो चिन्ह दिखा कि आप समझ जाती कि कौन बनेगा करोड़पति का चिन्ह है, ये उनका ट्रेडमार्क है। दूसरा है सिंपल, आपके पहचान का एक चिन्ह है। जहां भी ये दिखता आपको, कार पर, ट्रक पर अक्सर दिखता है, समझ जाते आप, टी फॉर टाटा। इस चिन्ह के द्वारा पहचान लेते आप ये ट्रक टाटा ने बनाया है। आप किसी भी बाटा के दुकान के ऊपर जाके देखो, बाटा ऐसा ही लिखा होगा, बाटा ऐसा नहीं लिखा होगा, या बाटा ऐसा भी नहीं लिखा होगा। बाटा का ये ट्रेडमार्क है। कोई भी दुकान में बरोबर ये बी में से बीच में लकीर जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। जिस चिन्ह के द्वारा व्यापार पहचाना जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। हमारा प्रेरणा का भी ट्रेडमार्क है, जो बिल्कुल शुरू में ही ऑफिस में आते समय वहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद डेफर्ड चार्जेस। अभी ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, प्री यानी पहले, प्रीलिमिनरी यानी शुरुआत में। देखो, आप कोई भी व्यापार शुरू करने जाओगे, कोई भी, आप कोई भी व्यापार शुरू करने जाओगे तो व्यापार का पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कारपोरेशन के लाइसेंस दिलाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्कुल शुरुआत में जो आप एक्सपेंडिचर करते हो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दुकान के जीवन में केवल एक ही बार होता। दुकान एक ही बार शुरू करोगे ना, एक दुकान के जीवन में केवल एक ही बार होता। इसलिए एक्सपेंसेस अपन कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में। पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो बैलेंस शीट के एसेट बाजू पर लिखा जाता है। क्यों? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरू में, एक्सपेंडिचर के दो प्रकार हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्कूटर लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ जाएगी? स्कूटर आएंगे एसेट बाजू। तो स्कूटर में पेट्रोल भरोगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार भरना पड़ता, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। मशीन खरीदोगे, मशीनें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है, एसेट की जाएगी। और मशीन को दुरुस्त करोगे
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के जीवन में केवल एक ही बार होता है और इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। जैसा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उससे थोड़ा सा हटकर डेफर्ड चार्जेस है, थोड़ा सा फर्क है, पता है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट। एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट। 1 अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट एकदम 5 साल की दिया होगा, अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट एकदम 5 साल की दिया होगा तो 1 साल की यहां आती है, क्योंकि फाइनल अकाउंट 1 साल के है और बचे हुए 4 साल को बोला जाता डेफर्ड चार्जेस, वो आता है बैलेंस शीट में असेट्स। यानी एखादा एक्सपेंडिचर जैसा एडवर्टाइजमेंट एकदम तुमने 5 साल की दे दिया तो फाइनल अकाउंट 1 साल का होता है, 1 साल की आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और जो ज्यादा की दिया तुमने 4 साल की वो आएंगी एसेट बाजू। अब उसको तुम प्रीपेड बोलो या डेफर्ड चार्जेस बोलो, एक ही बात है। तो डेफर्ड चार्जेस यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो लंबे समय के लिए किया गया है। अभी देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? अगर आपके डैडी के पास कुछ ज्यादा के पैसे हैं, डैडी की सैलरी बहुत ज्यादा है, मान लो आपके डैडी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, मान तो लो, और घर चलाने के लिए डैडी को 30,000 रुपये महीना खर्चा होता है, 70,000 रुपये महीना डैडी का बचत है, सेविंग है। ये पैसा अगर हमने बैंक पे रखा तो उसके ऊपर क्या मिलता? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता। अरे डैडी का तनख्वाह ज्यादा होने से तनख्वाह मुझे सैलरी, डैडी के पास ज्यादा का पैसा शिल्लक रहता, वो पैसा घर में रखोगे तो चोरी का डर रहेगा और इनकम कुछ भी नहीं होगा। ये पैसा लोग बैंक पे रखते हैं, बैंक पे रखा उसके ऊपर 5% 4% ब्याज मिलता है। लेकिन अगर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है, ब्याज कमाना है, तो ये पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, वो उसमें पैसा डालते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर बैंक में पैसा जमा है और उस पर 4% ब्याज मिल रहा होगा तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर 7% 8% ब्याज मिलता है। तो ज़्यादा का ब्याज कमाने के लिए अपने पास का पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालना, बॉन्ड्स है सर्टिफिकेट है, अपन गवर्नमेंट को पैसे देते हैं और गवर्नमेंट अपने को एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये बॉन्ड्स रिजर्व बैंक के थ्रू मिलते हैं अपने को, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटी, या इसका और एक नाम इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करणे म्हणजे मराठीमध्ये म्हणतात पैसे गुंतवणे, गुंतवून ठेवणे कशाला? जास्तीचे ब्याज कमवायला। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसों का विनियोजन करके रखना। काय के लिए करना विनियोजन? ज़्यादा का इंटरेस्ट कमाने के लिए। अब देखो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? देखो,
मैं ए हूँ और आप बी हैं। हम दोनों पार्टनर हैं। दोनों ने मिलकर बरडी में एक दुकान लीज पर लिया, मुझे किराए पर लिया, 30 साल के या 25 साल के, लंबे समय का, 30, 40, 50 साल के लिए हमने एक मकान किराए से लिया। लंबे समय तक किराए से लेने को लीज बोलते हैं, तो उसको बोलते लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एक लमसम अमाउंट देना पड़ता उनको। यानी ए और बी दोनों ने मिलकर दुकान के लिए बरडी में एक दूसरा दुकान लंबे समय के लिए लीज पर यानी किराए पर लिया। उसके पैसे दिए मकान मालिक को, 25 साल के लिया, 25 साल का किराया एक साथ दे दिया। उसको बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब फ्री होल्ड यानी क्या? मैं कौन हूँ? ये। आप कौन है? बी। हम दोनों क्या चला रहे? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप चलाने के लिए हमने धंतोली में एक दुकान खरीद लिया। अपने पैसों से दुकान ही खरीद लिया, किराए पे नहीं लिया, दुकान ही खरीद लिया। 50-60 लाख रुपए लगे। अपन दोनों गए और दुकान खरीद लिया। वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए अपनी हो गई। उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आपको मैंने प्रीपेड समझा दिया जब अनपेड समझाया था। फिर आपको मैंने अनरिसीव्ड समझा दिया। फिर आपको मैंने जीएसटी भी समझा दिया। फिर आपको मैंने डेटर भी समझा दिया। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी पर। तो डेटर कहाँ लिखते हैं? एसेट पर। जब मैंने आपको लायबिलिटी समझाई तब आपको क्रेडिटर के साथ साथ डेटर भी समझाया। उसी तरह जब मैंने आपको बिल्स पेएबल समझाया उसी वक्त आपको बिल्स रिसीवेबल भी समझाया। फिर क्या है देखो, गुड्स बर्न बाय फायर। हियर राइट डाउन द अमाउंट of insurance company admitted the claim। देखो, अभी देखो, मैं कौन हूँ? ए। आप कौन है? बी। हम दोनों ने मिलकर क्या किया? दुकान शुरू की। दुर्घटना हो गई, हमारे बैड लक से हमारे दुकान को आग लग गई। हमने हमारे दुकान का इंश्योरेंस निकाला। हमने हमारे दुकान का इंश्योरेंस निकाला था, तो हमारे दुकान को आग लग गई। अभी क्या हुआ? आग लग गई और कुछ माल जल गया। देखो, गुड्स बर्न, 10,000 का माल दुकान में जल गया। आग में दुकान में जल गया। दुकान का माल था, दुकान में था, दुकान में आग लगी, दुकान में जलेगा, जल गया। पर हमने इंश्योरेंस निकाला था, तो इंश्योरेंस कंपनी को बोला भाई हमको 10,000 रुपये भर के दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे दुकान में आके चेकिंग किया। चेकिंग में उनको मिला कि उन्होंने हमको केवल 8,000 रुपये देने का मान्य किया। माल जला कितने का? बोलो। 10,000। इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार कितनी है? 8,000। हमारा नेट लॉस कितना हुआ?
नेट लॉस कितना हुआ? 2000। तो देखो, अगर दुकान को आग लगी और अगर हमने इंश्योरेंस निकाला होगा तो इंश्योरेंस नहीं निकाला होगा तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। अगर इंश्योरेंस निकाला, आग लगी, 10,000 का माल जल गया, 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है। हमारा लॉस कितना हुआ? 2000। अब देखो, प्रॉब्लम में बहुत अच्छा समझ जाएगा, फिर भी यहां समझा देते हैं। 10,000 रुपए हम यहां लिखेंगे। गुड्स बर्न। क्यों? माल जलने से दुकान में का माल चला गया, नष्ट हो गया, कम हो गया। दुकान में माल बढ़ता है तो इधर, दुकान में से माल कम होता है तो इधर। तो दुकान में से माल निकल गया, 10,000 रुपये आ गए। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को तैयार है? 8,000। तो 8,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। और लॉस कितना हुआ? 2,000। लॉस लिखेंगे यहाँ 2,000। कितने एंट्रीज हो गई? 3। जितने का माल जला वो इधर, क्योंकि दुकान में का माल चला गया, कम हो गया। कितने मिलने वाले? मिले नहीं, मिलने वाले मुझे अनरिसीव्ड। अनरिसीव्ड कहाँ लिखते हैं अपन? एसेट बाजू पर। और नेट लॉस कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। तो उसके बाद क्या है? देखो, मॉडल्स क्या है? देखो, जो बिल्डर लोग होते हैं ना, बिल्डर लोग क्या करते हैं? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि उनके एक आधे बड़े बिल्डर में 100 फ्लैट बनने वाले हैं, 50 बंगले बनने वाले हैं। बिल्डर लोग क्या करते हैं? उनके ऑफिस में जब लोग बुकिंग करने को आते हैं तो खड्डे का या प्लाईवुड का ऐसा, जैसी बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है उसका छोटा सा मॉडल बना के रखते हैं। वो एसेट बाजू में जाता है। देखो, मॉडल का उद्देश्य क्या? जो कस्टमर जब आएगा दुकान में तो वो पहले देखता है, ये बिल्डिंग ऐसी रहेगी, ये अपना फ्लैट ऐसा रहेगा। अट्रैक्ट करने के लिए वे बड़ी बिल्डिंग कैसी रहेंगी इसका मॉडल ऑफिस में रखते हैं। बहुत बार क्या होता है, पहले महल पे था, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, पेन की दुकान के सामने पेन आहूजा पेन मार्ट था, उसके दुकान के सामने इतना बड़ा पेन प्लास्टिक का बना के टांग दिया था। दूर से दिखता था वो कि पेन का दुकान है। तो मॉडल हमेशा छोटे ही होते, ऐसा नहीं, बड़े बिल्डिंग का छोटा सा मॉडल बनाते, कभी कभी छोटे से पेन का बड़ा मॉडल भी बनाते। लोगों के अट्रैक्शन के लिए, माल बिकने के लिए वो मॉडल्स बनाए जाते। देखो, कभी आप पिक्चर देखते हो, अक्सर पिक्चर की विलन उनके ऑफिस में दूसरे को समझाते रहते, ये इतने बड़े एरिया में अपने फ्लैट बनने वाले हैं, उनके मॉडल उनके सामने रखे रहते। तो मॉडल समझ गए आप, मॉडल का अर्थ समझ गए। दूसरा एक उदाहरण देने गए तो पहले, बहुत 25 साल पहले,
कपड़ों की दुकान में एक बाजू के कोने में एक जेंट्स का या लेडीज का पुतला बना के रखते थे। उस पुतला अट्रैक्टिव रहते थे, पुतला बना के रखते थे और उनको अच्छे से कपड़े पहना कर, क्यों कि भाई ये इस दुकान में इस टाइप के कपड़े मिलते हैं, वो भी मॉडल ही है। अभी रेडीमेड के दुकान के सामने ढेर सारे आदमी खड़े दिखते हैं आपको प्लास्टिक के, लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं रहते। पीछे देखा तो उनके दिमाग में सब कुछ भी रहता है, वो प्लास्टिक का है। वो मॉडल का एक प्रकार है, मॉडल है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बनाए हुए डुप्लीकेट। उसके बाद रेलवे बॉन्ड्स और वार बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसा रेलवे को या गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट को भारत का डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए पैसा होना, ये पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से पैसा उधार लेती है। रिजर्व बैंक के थ्रू देश का विकास करने के लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्नमेंट पब्लिक को बॉन्ड्स बेचते हैं। जैसा कि मान लो आज गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 1,000 रुपए का बॉन्ड, 1,000 रुपए का एक बॉन्ड बेचने को रिजर्व बैंक में रख देंगे। फिर मेरे को लेना है, मैं क्या करूँगा? रिजर्व बैंक पे जाऊँगा, 5,000 दूंगा, 5 बॉन्ड्स लेके आऊँगा। अब वो बॉन्ड्स मेरे पास रहेंगे, बॉन्ड्स है ना, कागज रहता है, और मेरा पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने क्यों किया लिया? उनको देश का डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, पर गवर्नमेंट को मालूम है कि अमीर लोगों के पास पैसा है या सामान्य लोग भी बचत करते हैं। गवर्नमेंट भारत का डेवलपमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स रिजर्व बैंक में बेचने को रखा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेचने को रखा। अब मुझे लेना है, मुझे 5,000 के लेना है, मैं 5,000 रुपये लेके जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक में, उनको मैं 5,000 दूंगा। वहाँ से मेरे को ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट मैं मेरे अलमारी में संभाल के रखूँगा। फिर इसमें लिखा रहेगा कि लिमिट कितनी है, 5 साल की है कि 10 साल की है कि 15 साल की है। अगर ये 5 साल की है तो 5 साल तक मुझे गवर्नमेंट के तरफ से इंटरेस्ट मिलते रहेगा। कितने हजार पर? 5,000 पर। क्यों? मैंने मेरे पैसे 5,000 गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में दिए, उसके बदले में उन्होंने मेरे को ये बॉन्ड्स दिए। फिर मुझे हर साल 5,000 रुपये पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, और इसकी लिमिट 5 साल थी। 5 साल के बाद वापस मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाऊंगा, उनको ये बॉन्ड्स वापस करूंगा और मैं मेरे पैसे लेके आऊँगा। अगर ये 10 साल के हैं तो मुझे 10 साल ब्याज मिलेगा गवर्नमेंट से। 10 साल के बाद ये बॉन्ड्स लेके मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक में जाऊंगा जहाँ से मैंने लिया, उनको ये बॉन्ड्स वापस करूंगा और मैं मेरे पैसे लेके आऊँगा। मेरा क्या हुआ? नुकसान नहीं हुआ। मैंने गवर्नमेंट को 10 साल के लिए पैसे दिए थे, मुझे 10 साल के लिए क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, और गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा मिला। वो डेवलपमेंट करेंगे, उसमें से कमाएंगे, बाद में उनको वापस देंगे। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऐसा ही डेवलपमेंट करने के लिए अगर रेलवे ने बॉन्ड्स बेचा तो उसको बोलते हैं रेलवे के बॉन्ड्स। और ऐसा ही इमरजेंसी में
अगर गवर्नमेंट को युद्ध चला, वार, भारत पाकिस्तान का या भारत चाइना का वार, युद्ध चालू हुआ और सरकार को पैसों की जरूरत है, सरकार बॉन्ड बेचेगा और पब्लिक बॉन्ड लेगी। उसके बाद लोन गिवन टू अदर्स, मैंने समझाया, दूसरों से कर्जा लिया, इफ वी हैव टेकन द लोन दैट इज आवर लायबिलिटी, हमने दूसरों से कर्जा लिया, ये हमारी लायबिलिटी है, और हमने दूसरों को कर्जा दिया, ये हमारी एसेट है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं और इसकी एक एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो नीचे है। यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है दो, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट इधर और दूसरी बैलेंस शीट के एसेट बाजू पर होती है। इस तरह से बैलेंस शीट के पूरे आइटम मैंने आपको समझा दिए हैं।